शुरुआत करते हैं। लेकिन नदी निर्मित स्थलाकृति में कुछ लिखवाना बच गया था। नंबर वन पर लिस्ट बना लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। नंबर 1 पर लिखिए जलोढ़ पंख, नहीं रुको रुको, जलोढ़ पंख नहीं, पहले लिखो वी आकार की घाटी, नदी निर्मित स्थलाकृति। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी, दोनों लोग लिख लीजिए नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। हम लोग पढ़ चुके क्या क्या, भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृति और पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति। भुला जाते हैं, अगले ही दिन का बोला कीजिए बीच में, है ना। क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, ऑनलाइन वाले लिख दो क्या क्या पढ़े अभी तक। पवन निर्मित स्थलाकृति और भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृति। कल नदी का थोड़ा सा परिचय दिया था पर पूरा कंप्लीट नहीं किया था, आज उसको कंप्लीट करेंगे और हिमनद भी कंप्लीट करेंगे। नदी और हिमनद दोनों कंप्लीट कर देंगे आज, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा मामला। भी आकार की घाटी, सोइएगा मत, बहुत बेहतरीन चैप्टर है। वी शेप वैली, वी शेप वैली, लक्की जी, वी शेप वैली। जब वी शेप वैली और गहरा हो जाए तो इसी को बोलते हैं गॉर्ज। क्या बोलते हैं भैया, गॉर्ज। जब ये और गहरा हो जाए तो इसी को बोलते हैं कैनियन। इसी को क्या बोलते हैं, कैनियन। अब पूछता हूं सवाल, ऐसे काम नहीं चलेगा। दुनिया का सबसे गहरा कैनियन, तो आपसे पूछ रहे थे, आपसे पूछेंगे अब। दुनिया के सबसे गहरा गॉर्ज, पैर बांधेंगे और उल्टा लटका देंगे। पनिशमेंट देना भी हमको आता है भाई। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले कैमरा में घुस के पनिशमेंट देंगे ज्यादा करोगे तो। इसलिए बताओ, ये सब नदी वाले चैप्टर में बताया था, पढ़ाया था मैंने, सिंधु गॉर्ज। अब नदी लिया तो अब याद आया को। दुनिया के सबसे गहरा कैनियन क्या बोल रहे थे, ग्रैंड कैनियन। कौन नदी पर, जापान नदी पर, कोलोराडो नदी पर। चलिए बीच बीच में कुछ पूछेंगे आप लोगों से। आज लास्ट क्लास है तो दया नहीं करेंगे आपके ऊपर, आज और ज्यादा कठोर हो जाएंगे। जो कठोर हो जाएंगे तभी ना आप लोग कहेंगे जाइए बढ़िया हुआ चल गए। तो भावुक नहीं होंगे, नहीं जी, ठीक है, बड़ी काबिल बन रहे तो पूछ रहे थे। हो गया गॉर्ज, कैनियन। फोटो बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। 4 नंबर पे आइए, पढ़ेंगे रैपिड्स। रैपिड्स, रैपिडो नहीं, रैपिडो भी एक होता है, नहीं बुक करते हैं हम, कहीं जाना होता तो क्या बुक करते हैं, रैपिडो। अब तो सुने साइकिलो बुक हो रहा है, साइकिल भी रैपिडो में दर्ज हो रहा है। जहां जाना हो आपको साइकिल लेके पहुंचेगा, पीछे बैठ जाइए, है ना। 5 रुपये उसका किराया रहेगा। पूरे पटना में कहीं जाना 5 रुपये दीजिए, एक आदमी साइकिल से पहुंचा देगा। 5 नंबर, बहुत लोग काम मिल जाएगा। नहीं जी, साइकिल भी दर्ज हो जाए तो बहुत लोग को काम मिल जाएगा। अब लड़की यहाँ कहाँ आ गई, अच्छा काज बना है क्या क्या, अच्छा पता आपको चला। 50% दिया आरक्षण, मतलब नौकरी में। हाँ बताइए बताइए। हर चीज में आरक्षण में सबसे ज्यादा बिहार लड़की महिला का 50% क्या बोल रहे हो, हम घबरा गए इस बात को सुनकर। मेरा तबीयत बिगड़ने लगा है। आप लोग मिठाई बांटिए। वही कहे कि मेरा धड़कन तेज हो गया था अभी। ये ठीक बात नहीं है। आपके भी घर में आपके भाई होंगे लड़कियों के, उनको परीक्षा देना होगा। जनरल में होंगे तो और खत्म हो जाएंगे वो। इस आरक्षण सब ज्यादा कौन मारा जा रहा है, बिल्कुल भैया ऐसा ना बोलिए, अभी हम गिर जाते हैं। 5 नंबर पे आइए, कैपिट के बाद लिखिए जलप्रपात। भाई बीच में मत बोला करो, वो भी ऐसी बात बोल दिया कि झूठ था वो।
आइए इधर आइए। जलप्रपात, अकेले में सब बात शेयर किया कीजिए। जलप्रपात अंग्रेजी में लिखिए वाटरफॉल, वाटरफॉल। रैपिड्स, रैपिड्स को अंग्रेजी में भी रैपिड्स बोलते हैं, कैनियन को अंग्रेजी में भी कैनियन बोलते हैं। जलप्रपात को क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। 6 नंबर पे लिखिए, अभी ये सब पहाड़े में बन रहा है, पहाड़ से बाहर निकले नहीं है। ये सब कहाँ बनता है? नदी पहाड़ से निकलती वहीं बना देती है सब। अभी पहाड़ के जड़ के पास आ रहे हैं। जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख। एलुवियल फैन, एलुवियल फैन। 7 नंबर जलोढ़ शंकु, जलोढ़ शंकु। एलुवियल कोन, एलुवियल कोन। अभी पहाड़ अब छोड़ेंगे, अब इसके बाद पहाड़ हम लोग पहाड़ को क्या कर देंगे? इसके बाद छोड़ देंगे। 8 7 हो गया। इसको नोट करिए, नोट कर लिए सब लोग? करिए। ये सब पहाड़ में है संतोष जी, टोटल पहाड़ में। ना तो लिख दीजिए कि सभी पर्वतीय क्षेत्रों में बनता है। जानते हो, आप लोग जानते हैं क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। कभी आपको आईएएस के पीटी देना हो, सुन लीजिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन कौन सी आकृतियां नदी द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में बनाई जाती हैं, और सब नाम दे देगा। 2-4 को इसमें मैदान डाल देगा। अब बोले कौन बनता है? 1 2 3 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह के क्वेश्चन कहाँ पूछे जाएंगे? यूपीएससी में। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, नदी द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में कौन कौन सी आकृतियां बनती है। 7 नाम है ना, उनमें से 2 को गायब कर देगा और 2 को मैदान वाला बीच में डाल देगा। अब दे देगा नीचे दिए गए कूट से उत्तर दे। रिवीजन अगर कमजोर है, हमारे जैसा मास्टर आपको नहीं पढ़ाया है, तो फिर आप वहां पर आपका काम गड़बड़ा जाएगा। हम पढ़ाएं तो फिर क्या होगा काम? क्योंकि हमारा रटने वाला कोई चीजें नहीं है। अब भाई 8 नंबर पे, अब मिटा रहा हूं भाई, अब नहीं छोड़ूंगा। चलिए नंबर 8, 8 पे लिखिए बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान। फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन। 9 नंबर पे लिखिए तटबंध, तटबंध। इम्बैकमेंट, इम्बैकमेंट। 10 नंबर पे लिखो। ऑनलाइन वाले भी लिख रहे हो ना, नोट करते जाना, और जहाँ छूटेगा कमेंट करना, दोबारा बोल देंगे, हम तुम्हारा कमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, टेंशन मत लो, यस सर नो सर करते रहना। तटबंध। उसके बाद आइए 10वें नंबर पे, 10वें नंबर पे आओ विसर्प। कल पढ़ाए हैं लेकिन आप लोग बोल नहीं रहे हैं, इससे पता चलता है कि आप लोग काफी मेहनती हैं। या फिर आप लोग भूगोल को उतना अहमियत नहीं दे रहे हैं। 11 नंबर गोखुर झील, गोखुर झील। ऑक्सबो लेक। कितना हो गया? 12। क्या? हाँ, डेल्टा अभी अंतिम में पहुंच जाएगा सीधे डायरेक्ट। औनमन कुंड, औनमन कुंड। पॉट होल, थोड़ा सा करना पड़ता है, याद करना पड़ता है अंग्रेजी। पॉट होल। अच्छा वो छूट गया था, एक पहाड़ वाला में एक छूट गया था, जहां पर आपने लिखा है वी आकार की घाटी, गॉर्ज कैनियन, वहां 3 का ए कर दीजिएगा। 3 में जगह तो खाली हो तो 3 का ए जोड़ दीजिएगा वहीं पर। हाँ, कैनियन के नीचे बगल बगल में। नदी सोपान, रिवर टेरेस। सोपान माने सीढ़ी जी, सोपान माने क्या होता है जी?
सीढ़ी। हो गया, जो याद आ रहा सब करा दे रहा हूं। उसके बाद 13 डेल्टा, 14 वितरिका। ये सब किसके द्वारा बनता है? नदी द्वारा। ये सब किसके द्वारा बनता है जी? इतना कर लीजिएगा तो कोई नया भी पूछेगा नाम तो हो जाएगा। नहीं, वितरिका, वितरिका न बोल सकल। नदी डेल्टा क्षेत्र में मिट्टी के कारण कई हिस्सों में बढ़ जाती है, याद नहीं आप लोगों को है? नदी डेल्टा क्षेत्र में इतना मिट्टी होता है कई भागों में बढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? वितरिका। हो गया सबका नोट? बनाओ बनाओ, लिखो। छूट गया? अच्छा, डेल्टा के बगल में हो गया। अच्छा, डेल्टा के बगल लिखो ज्वार नदमुख, अंग्रेजी में बोलते हैं एस्चुरी। एस्चुरी सुनते हो ना, कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, कौन डेल्टा बनाती है? कल बताया था। चलिए बताइए, आप ही बताइए। कॉर्नर संतोष जी के बगल में बताइए। कल थे? हाँ, आप ही बताइए। कल थे आप क्लास में? आपके आगे वाले आप थे? तो बताइए कि डेल्टा कब बनेगा, और ऑनलाइन वाले भी बता सकते हो, टाइप करके लिखो डेल्टा कब बनता है और एस्चुरी कब बनता है। कल पढ़ाया था, कल बताया था। बताइए क्या बताए थे आप? बताइए सबसे। हाँ, जब पानी में बहुत सारा मतलब मिट्टी वगैरह रहेगा तो डेल्टा बनेगा, और कम मात्रा में रहेगा तो ज्वार। यही बात तो पूछ रहे थे कि कम मात्रा में मिट्टी रहेगा तो समुद्र की लहरें उसे बहा कर लेके चली जाएंगी, तो कटा छटा डेल्टा बनेगा। उसी को क्या बोलेंगे? एस्चुरी। और जब ज्यादा मात्रा मिट्टी औसात से भारी हो तो क्या बनेगा? डेल्टा। चलिए अब देखिए, जब पहाड़ों में नदियां होती हैं तो आपको बताया था कल, सुनो, कल बताया था जब पहाड़, बात अब नहीं कीजिए, अब असली काम अब शुरू हुआ है, इसलिए लिखवा रहे थे वो असली काम नहीं था, वो सब नकली काम था। असली काम अब शुरू, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जब कल बताया था मैंने कि नदी जब पहाड़ में होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जो मैदान में आती है उसकी स्पीड कम हो जाती है। अब कल ये भी बताया था कि नदियाँ जब पहाड़ में होती है तेज चलती है, जब भी नदियाँ तेज चले तो किनारों को नहीं काटती, तली को काटती है, बताया था कल। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र में नदियाँ गहरी होती है, चौड़ी, लेकिन मैदानी क्षेत्र में नदियाँ धीमी हो जाती है, धीमी हो जाती है, इसलिए गति उसका कम हो जाता है। जब नदी की स्पीड कम हो तो तली को नहीं काटती, किनारों को काटती है, सबको लेकर चलने का काम करती है। तो नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में उतनी गहरी नहीं जितना चौड़ी। गंगा जी को पटना में नापिए, इस तरफ से उस तरफ, और फिर गहराई नापिए, कम मिलेगा। चौड़ाई ज़्यादा, गहराई कम है। ये समझ में आ गया बात? तो पर्वतीय क्षेत्र में नदियाँ किसको काटती है? तली को, किनारों को नहीं। तो काटते काटते एक शेप बनाती है, वी शेप। ऊपर से जब काटती आएगी तो क्या बनेगा? इस तरह का शेप। आपको भी दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा कीजिए, नदी के बीच में खड़ा हो जाइए, पानी में, पानी बहुत ठंडा है, ज़्यादातर तक खड़ा नहीं रह सकते, गर्मी में जा सकते, जून में खड़ा रह सकते हैं, पर जून में बारिश होगा तो बाढ़ आ जाएगा, कब ऊपर से पहाड़ गिर जाए कोई जानता नहीं है। तो थोड़ा देर खड़ा हो जाइए और एक लाइन सामने के पहाड़ से ड्रॉ कीजिए अपने पैर तक, और सामने के पहाड़ से अपने पैर तक, तो क्या बनेगा? भी। हर जगह क्या बनेगा? वी। क्या बनेगा? भी। तो भैया पहाड़ों में नदियां वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। समझ में आ रहा है बात? इसी को बोलते हैं वी आकार की घाटी। लिख दीजिए साइड में, वी शेप वैली। ये प्रोफाइल पिक्चर है, डीपी नहीं है, ये पीपी है। नहीं जी, पहाड़ में जाएंगे तो नदी एकदम गहराई से बह रही हो, दोनों तरफ पहाड़, बीच में नदी। तो आप नदी के अंदर से एक बनाइएगा, लाइन ड्रॉ कीजिएगा सामने सामने, तो क्या बन जाएगा? वी। वी से वैली। हो गया? बन गया? कुछ नहीं, जल्दी बना लीजिए, उतना ज़्यादा लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, 2-4 लाइन में भी काम चला लीजिए। अब आइए, वी से वैली। अब नदी रुक जाएगी क्या?
नदी काट छाट करना बंद कर देगी क्या? नहीं, और गहरा कर देगी। जब 20 से वैली और ज्यादा गहरा हो जाए, थोड़ा ज्यादा गहरा करके बना लीजिएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गॉर्ज। क्या बोलते हैं भैया? गॉर्ज। हो गया? और नदी जो है कटाव करना बंद कर देगी क्या? नहीं बंद कर देगी, और काट देगी, जिससे वो आई जैसा दिखने लगेगा, और कट जाएगा, भी जैसा नहीं दिखेगा, आई जैसा। अंदर जाके जो पानी वो भी काटना शुरू कर देता है, तो कैसा बनेगा? और ज्यादा गहरी बनेगा, आई जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो आई जैसा शेप बन जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे हम? कैनियन। क्या बोलेंगे भैया? कैनियन। इसका कोई पैमाना नहीं है कि भैया इतनी गहरी उतनी गहरी, बस 20 से वैली के अंदर ही क्या बनता है? गॉर्ज। और उसी के अंदर क्या बनता है? कैनियन। दुनिया के सबसे गहरा कैनियन ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पर, और दुनिया के सबसे गहरा गॉर्ज सिंधु गॉर्ज, इंडस गॉर्ज या बुंजी गॉर्ज। इंडस गॉर्ज का दूसरा नाम क्या है? बुंजी गॉर्ज। गहराई बताया था आप लोगों को, कितनी गहरी है? इंडस गॉर्ज गहराई कितना बताया था? 5200 मीटर। कितनी गहरी है भैया? लगभग 5 किलोमीटर। क्या क्या कैनियन? सबसे गहरा कैनियन बोल रहा हूं, सबसे बड़ा गहरा सब वही है, ग्रैंड कैनियन। कौन है भैया? ग्रैंड कैनियन। इसकी एक विशेषता है, ग्रैंड कैनियन की विशेषता बतलाया होगा उस समय। 5200 किलोमीटर, थोड़ा मीटर, किलोमीटर होगा। सोच रहे हैं आप पाताल लोक चले जाइएगा, राजा बलि से मिलके चले आइएगा। पाताल लोक का राजा कौन है? पाताल लोक के राजा बोलना भी है, एकदम से मौन व्रत करके नहीं आना कि आज मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं, बोलूंगा ही नहीं। पूछा जाए तो यस सर, हाँ। पाताल लोक का राजा बलि। बलि बलि दानवीर बलि। इसलिए जहां भी किसी को कुछ देते हैं क्या बोलते हैं? बलि दे रहे हैं। नहीं जी, किसी का जान लेते हैं तभी बोलते हैं बलि, वैसे बलि नहीं बोलते। हो गया? अब आइए, क्लियर है यहां तक? अब आइए, मान लीजिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में चट्टान कुछ इस तरह से है। हम चाहते हैं, बिग बॉस चाहते हैं कि आप लोग प्लीज आपस में बात न करें। पहाड़ी क्षेत्रों में चट्टान, पहाड़ी क्षेत्रों में चट्टान इस सॉरी अब सही है। पहाड़ी क्षेत्रों में चट्टान इस तरीके से है, अल्टरनेट वे में, कि कठोर और मुलायम, कठोर और मुलायम, कठोर और मुलायम, इस तरीके से चट्टानों की व्यवस्था हो। अब मान लीजिए ऊपर से नदी बह रही हो, इसके ऊपर से क्या बह रही हो अजय जी? नदी। चट्टान पहाड़ों में ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ इस तरह के चट्टान मिले रास्ते में कि कठोर फिर मुलायम, फिर कठोर फिर मुलायम, और उसके और चट्टान कैसे हो? लंबवत हो। कल बताया था हवा वाले में भी इस तरह का कुछ, क्या बोलते थे उसको? ये भी एक चेक है, बताओ। उबड़ खाबड़ बनता था, उसको क्या बोलते थे? यार डांग। सब भुला गए। कल ये सब नोट्स बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं क्या? ये सब नोट्स किताबों में मिल जाएगा, सविंदर सिंह में जाइएगा, ये सब फोटो मिल जाएगा, तो पढ़ने के लिए लिखवाते हैं ना। सुनिए, अब क्या होगा जब ये नदी ऊपर से गुजरेगी तो क्या होगा? मुलायम चट्टानों को ज्यादा काटेगी, मुलायम चट्टानों को ज्यादा काटेगी।
मुलायम चट्टानों को ज्यादा काटेगी। या और सुंदर बनाते हैं, छोड़ो, और अच्छा बना देते हैं थोड़ा सा। चित्र बनाने में थोड़ा हम कमजोर रहे बचपन से। ये हो गया कठोर, जिसको नदी कम काट रही है। ये हो गया मुलायम, जिसको नदी ज्यादा काट रही है। ये हो गया कठोर, जिसको नदी कम या बिल्कुल नहीं काट रही है। ये हो गया मुलायम, जिसको नदी ज्यादा काट रही है। ये हो गया कठोर, जिसको नदी कम काट रही है। ये हो गया मुलायम, जिसको नदी ज्यादा काट रही है। क्लियर है? तो नदी क्या होगी? अब नदी जो ऐसे बह रही थी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी। क्यों भाई? अगर ऐसा रास्ता नदी को मिले तो नदी कैसे चलेगी? ऊपर नीचे, मतलब उछल कूद ज्यादा करेगी। इस तरह का रास्ता मिले तो नदी उछल कूद ज्यादा करेगी। यहाँ कभी पहाड़ों में आप जाइए तो इस तरह से नदियां चलती हुई आपको दिखाई देती है, उछलते कूदते। बड़ा अच्छा सीन होता है, दूर से देखने पर अच्छा लगता है वो, है ना। तो इसमें नदी आके ऐसे चलेगी, इसमें नदी आकर के ऐसे चलेगी। नदियां इस तरीके से फ्लो करेंगी, उछल कूद करके चलेंगी। उनकी स्पीड क्या हो जाएगा? ज्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह के रास्तों में उनकी स्पीड ज्यादा इम्बैलेंस बढ़ जाएगा। इस तरह की आकृति को ही बोलते हैं रैपिड्स। क्या बोलते हैं भैया? रैपिड्स। तो पूछा जाए कि रैपिड्स कब बनेगा? जब चट्टान वर्टिकल हो तब, या हॉरिजॉन्टल हो तब, लंबवत हो तब कि क्षैतिज हो तब? बोलो बच्चा। है? चट्टान यदि वर्टिकल हो तो क्या बनेगा? रैपिड्स। अरे जो नदियां उछल कूद के चल रही है ना, उसी को क्या बोलते हैं? रैपिड्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? भूलेंगे कभी? बनाइए बनाइए, प्यार से बनाइए, अच्छे से बनाइए। फोटो अच्छे से बनाना चाहिए। अब मेरी तरह ना बनाइए, और अच्छा बनाइए। अब लग रहा हो कॉपी में कुछ जान आया है पहले की तुलना में। जब उछल कूद करके चट्टानों के ऊपर से नदियां बहे तो उसी को क्या बोलते हैं? रैपिड्स। ये कब बनेगा? जब चट्टानें पहाड़ी क्षेत्रों में लंबवत हों, यानी वर्टिकल स्थिति हो उसकी, तो क्या बनेगा? रैपिड्स। मुझे विश्वास है कि सबका फोटो बन गया होगा। जरूरी नहीं कि इतना ज्यादा कठोर मुलायम करिए, 2 बार कर दीजिए, बहुत है। चलिए, चट्टान, यदि पर्वतीय क्षेत्र में चट्टान ऐसे हो, कठोर मुलायम, कठोर मुलायम, इस तरह से चट्टानों की स्थिति हो, और पानी नदी ऊपर से आ रही है और आगे आकर के नदी गिर रही है, ऐसे नीचे नदी गिर रही है। नदी आकर के इस तरह से चट्टानों के पास से नीचे गिर रही है। और चट्टान कैसे विस्तृत है? क्षैतिज या लंबवत? क्षैतिज। हॉरिजॉन्टली हो चट्टान की स्थिति, कठोर मुलायम हॉरिजॉन्टल हो, तब क्या बनेगा भैया? तब बनेगा जलप्रपात। कैसे बनेगा बताएंगे हम। समझ आ रहा है बात? तब क्या बनेगा? जलप्रपात। कल क्या बन रहा था? इसे चट्टान था तो जीवगेन बन रहा था। कल क्या बन रहा था? जीवगेन। यानी वहां जो यारडांग था, यहां वो रैपिड्स है। वहां जो जीवगेन था, यहां वाटरफॉल है। समझ में आ रहा है बात? कैसे याद करना है? अभी गिरेगी, सुनो इधर देख लो सब लोग, तब बनाना। अभी गिरेगी तो क्या होगा? गुजरेगी कठोर मुलायम क्षेत्रों से, तो क्या होगा? कठोर चट्टान कम कटेगा और मुलायम चट्टान ज्यादा, तो कुछ ऐसा बनेगा।
कुछ ज़्यादा ही लाइन खींच दिया, ज़्यादा ऊंचाई से पानी गिरा रहा हूँ। हम लोग पहाड़ में जब घूमने जाते हैं तो वाटरफॉल के पास खड़ा होकर क्या खेलते हैं? सेल्फी लेते हैं। चलिए, वाटरफॉल पर खड़े हैं आप लोग। लैपटॉप से वो खींच रहे हैं फोटो, ज्यादा बड़ा कर देने, थोड़ा छोटा बना देता। अब सही लग रहा है कि सेल्फी ले भी रहा है। अब आज के बाद भूलिएगा नहीं, भूलिएगा तो 2 मुक्का मारेंगे ऊपर से, सर फोड़ देंगे सबका। कितना बढ़िया से पढ़ा रहा हूं, सब क्लास में याद हो जाता होगा। नहीं जी, ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है? भाई समझ, कोई शिकायत हो तो बताना, कहीं पर कोई दिक्कत हो, समझ में ना आ रहा हो, हमारे लिए सभी बराबर हैं, है ना। हम चाहते हैं कि कल ही बता दिया था क्या चाहते हैं, टॉप 100 में मिशन 50 से 100 बच्चा रहे। वैसे 90 भी हो तो चलेगा, लेकिन 90 से कम से कम टॉप 100 में 90 बच्चा अपना मिशन 50 का रहे, चाहे वो क्लासरूम का हो या फिर ऑनलाइन का हो, पर जो भी हो सब मिशन 50 से हो, है ना। चलिए, बन गया, मिटा दे। इसके बाद क्या पढ़ाए थे, बोले थे? ओ, बन गया था ना। अब सुनिए, रिवर टेरेस कैसे बनता है? देखो इधर, देखो देखो, इसको बोलते हैं नदी सोपान या नदी वेदिका। क्या बोलते हैं इसको? नदी सोपान या नदी वेदिका। नदी सोपान या नदी वेदिका। होता क्या है कि जब नदियां एक बार कटाव कर देती है तो उसी में बीच में से जमीन का उत्थान हो जाता है, अब फिर कटाव शुरू होता है, फिर जमीन का उत्थान हो जाता है, फिर कटाव शुरू होता है। ये होता है पुनर्यूनित स्थलाकृतियों में आता है ये, पुनर्यूनित, फिर दोबारा से कटा, फिर जमीन उठ गया, फिर उसमें कटाव शुरू हुआ। इस तरीके से कई सारा सीढ़ी का निर्माण हो जाता है। इसको बोलते हैं नदी वेदिका। क्या बोलते हैं इसको? या इसको बोलते हैं हम लोग, हाँ, नदी सोपान। हाँ, अपने तरीके से सीढ़ी बना लीजिए, गिन के मत बनाइए 5 गो सीढ़ी सर बनाए हैं तो 5 गो हम भी सीढ़ी बनाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ कम सीढ़ी भी रहेगा तो चल जाएगा काम, है ना। हो जाएगा, बना लीजिएगा। और आगे क्या है? हाँ, अब नदियां पर्वतों में होती है तो बड़े बड़े, देखो थोड़ा ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नदियां पहाड़ों में होती हैं और वो तली को काटती हैं तो बड़े बड़े चट्टानों को, छोटे छोटे चट्टानों को उखाड़ लेती है। तो कहीं पर देखिएगा कि पहाड़ में ज्यादा स्लोप है, अब ज्यादा स्लोप है तो नदी की स्पीड ज्यादा होगी। अब ज्यादा नदी का स्पीड है तो क्या करेगा? कंकड़ पत्थर को बहुत दूर तक लेके चला जाएगा। पहाड़ से निकलेगा, नदी पहाड़ से बाहर आएगी तो बहुत दूर तक ले जाके विस्तृत कर देगी। ऐसा संभव है? आपको लग रहा है कि बहुत तेज धारा पानी का निकले बाहर तो मिट्टी उट्टी को बहुत दूर तक लेके चली जाती है?
ऐसा सुना है? नदी की स्पीड अगर ज़्यादा हो तो बहुत दूर तक मिट्टी को ले जाकर जमा करेगी। तो थोड़ा बताइएगा, आप लोग से पूछना चाह रहा हूँ, वो मिट्टी ऐसे जमा होगा तेज धारा में कि मिट्टी ऐसे जमा होगा? मतलब सामने से नदी आ रही है, सामने से नदी आ रही है, अब बहुत तेज चल रही है, तो ये वाला शेप बनेगा कि ये वाला बनेगा? फर्स्ट वाला बनेगा ना जी, नुकीला हो जाएगा ज़्यादा तब तो ऊंचा एकदम पतला नुकीला लेके चल जाएगा आगे। आप लोग इसका मतलब महसूस भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, है ना? बीपीएससी 23 तारीख को है, तो इतना भी फीलिंग्स लेस मत बन जाइए आप लोग। थोड़ा फील कीजिए कि पानी बहुत दूर तक ले जाएगा तो पतला नुकीला बनेगा, और धारा कमजोर हो, स्लोप कम, पहाड़ का स्लोप कमजोर, पहाड़ का स्लोप थोड़ा कम होगा तो धारा उतनी तेज होगी नहीं, तो फिर क्या होगा? आगे आगे फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? चट्टान आगे आके धीरे रहेगा तो क्या करेगा वो? और तेज रहेगा तो बहुत दूर तक जाएगा। पतला धारा क्या जाएगा? बहुत दूर तक नुकीला बनेगा। और कम धारा होते तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो चट्टान को भी क्या करेगा वो? फैला देगा। तो इसको बोलेंगे एलुवियल कोन, इसको बोलेंगे एलुवियल फैन। आगे में जो फैला हो उसे बोलेंगे एलुवियल फैन, और जो आगे में नुकीला हो तो क्या बोलेंगे? अभी बनाओ मत फोटो, ये फोटो नहीं बनेगा, ये फोटो बनेगा ही नहीं, ये मैं समझाने के लिए बनाया था। चलिए, पत्थर है, कब बनेगा ये? जब धारा तेज हो। कब बनेगा ये? कब बनेगा ये? सब मिला दिए तो कैसा दिख रहा है? भाबर जैसा। पंख शंकु मिलकर क्या बन रहा है? कंप्लीट लिप्स रूप से इसको क्या बोलेंगे? भाबर। लेकिन सिंगल इसको क्या बोलेंगे? एलुवियल कोन। एलुवियल कोन, जलोढ़ शंकु, जलोढ़ शंकु। इसको क्या बोलेंगे? जलोढ़ पंख, है ना? एलुवियल फैन। हम लोग खाते भी हैं फैन और कोन, खाने वाला भी होता है कुछ फैन और कोन, कुछ खाने वाला चाय में डुबा डुबा खाते हैं हम लोग। कुछ मिलता है ना फैन और कोन करके, कुछ मिलता है खाने का सामान, फैन मिलता है, कोन नहीं मिलता है। शकरकंद को कौन बोलते हैं? आजकल लोग पार्टी वगैरह में आइस खाने इतना खा लिए फिर वो ढूंढ रहे हैं आइसक्रीम, क्योंकि फ्री में है, जितना खींच लो। हाँ, ये बात सही है, खत्म हो जाएगा। और आजकल आप चालाक है तो खिलाने वाला भी चालाक है, वो पहले स्टार्टर रखता है। और स्टार्टर में क्या रखेगा? तो आलू को काट काट के और थोड़ा सा पकौड़ी टाइप का बना देगा, सस्ता पड़ गया वो। आधा पेट भर लीजिए स्टार्टर से, तो मूल खाना जिसमें महंगा है फिर क्या खा पाइएगा? तो फिर जानबूझ के करता है तो मेन भोजन कम उठे, उसके लिए क्या करता है? स्टार्टर से आपका पेट भरवा दिया, अब खाइए कितना खाते हैं, सस्ता में काम बन गया। ये स्टार्टर जो रखता है समझो कम खर्चा हो इसके लिए रखता है। पर आज के लोग स्टार्टर पर टूट पड़ रहे हैं, ये भी गलत बात है। हम सोच रहे कि जब भी पार्टी में जाए तो स्टार्टर नहीं, सीधे मेन भोजन, है ना? महंगा 10 रुपया का अगर ले गए गिफ्ट तो 50 का ले गया। नहीं भी दीजिए तभी खा सकते हैं, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हो गया, ताकि पकड़े भी जाए तो आगे ही। नेक्स्ट है, छोड़िए, ये सब नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। क्या है? भाबर समझ में आ गया? +2 में किए,
+2 में थे तो एक लड़का को ड्यूटी बना दिए थे, तुमको पता करना इलाका में कहाँ कहाँ, वो पता था भैया वहाँ है। हम चलो निकालो ब्लेजर, और 10 रुपया की गिफ्ट खरीदना है, उसको बड़ा लिफाफे में पैक कराना है, अंदर में 10 रुपया गिफ्ट है। एकदम बड़ा आराम से सट करके वर वधू के साथ, अब वर सोच रहा है कि वधू के पक्ष से है, अब वधू सोच रही है कि वर के पक्ष से है। जब चला गया सब कुछ खा पी कर तो बोल रहा है कि आपके तरफ से था क्या? नहीं मैं तो, हम बोल रहा है तुम्हारे तरफ से होगा। अब निकल ऐसा होता है बचपन में। हो गया, नेक्स्ट आओ। अगला क्या था जी? अगला क्या लिखवाए थे? बाढ़ का मैदान कल बता चुके थे, कल पढ़ा चुके थे, इसलिए पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तटबंध भी कल करा दिए थे, इसलिए कराने की जरूरत नहीं है। गोखुर झील भी कल करा दिए थे, इसलिए कराने की जरूरत नहीं है। कल सब हो गया था। इसे विसर्ग भी कल करा दिए थे, मियंडर, इसलिए कराने की जरूरत नहीं है। डेल्टा भी कल हो गया था, पितरिका भी कल हो गया था, एस्चुरी भी हो गया था, इसलिए सब खत्म। अच्छा, अवनमन कुंड, हाँ चलिए कोई बात नहीं। अवनमन कुंड जो पॉट होल है वो क्या है? नदियां क्या करती है, जब अपने रास्ते में जाती है, अपने रास्ते में जाती है तो रास्ते में जो कंकड़ पत्थर बहा के ले जाती है, सुनो, कंकड़ पत्थर रास्ते में बहाकर ले जाती है। उन कंकड़ पत्थर के द्वारा क्या किया जाता है, जगह जगह पे नदी में के पानी में जब वो कंकड़ जाते हैं तो जगह जगह पे क्या करते हैं, वो पानी गोल गोल घूमने लगता है, देखे होंगे आप। और क्या करता है कंकड़ पत्थर, फिर क्या करता है उसके साथ जो पानी के साथ जो कंकड़ पत्थर मिला रहता है वहां पर गहरा गड्ढा बना देता है, गहरा गड्ढा, कहीं कहीं जब भंवर जिसको बोलते हैं वहां पर, हाँ नहीं तो उसमें फंस गए तो निकल नहीं पाइएगा। क्यों? क्योंकि पतला सा सिलेंडर टाइप का गड्ढा होता है, उसके अंदर गए तो पैर हाथ से फंस जाता, निकल नहीं पाता फिर इंसान उस गड्ढे में से, क्योंकि उसमें जब अंदर जाते हैं तो ऊपर से बालू उलू सब आपके पैर पे गिर जाता है और निकलना फिर मुश्किल हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं पॉट होल, अवनमन कुंड। जगह जगह बालू नदी के द्वारा जो सैंड पार्टिकल उसके द्वारा क्या किया जाता है, जगह जगह क्या किया जाता है, ड्रिल कर दिया जाता है। उस ड्रिल किया हुआ होल को क्या बोलते हैं? पॉट होल। आप बना सकते हैं ऐसे, अगर आपको लग रहा है इच्छा की बना लें फोटो इसका भी। नदी जहां पर नदी घुमावदार मार्ग से गुजरती है ना, जहां नदी में हल्का टर्न होता है, वहां गोल गोल पानी क्या होता है, क्योंकि स्पीड में अगर कोई आदमी स्पीड में दौड़ रहा है, एकाएक उसको धक्का दीजिए तो एक चक्कर वो मार देगा, वहां पर क्या करेगा वो, एक चक्कर घूम जाएगा। उधर नदी जब एकाएक स्पीड में आती है, घूमती है ना, कहीं से टर्न लेती है ना, तो वहां उसका पानी गोल गोल घूमने लगता है, जिससे क्या होता है भैया, वहां के जो उसका बालू उसके अंदर जो मिला वो ड्रिल करना शुरू कर देता है, वो ड्रिल करके क्या बना देता है, होल। इसको पॉट होल बोलते हैं। थोड़ा और सुंदर बनाते हैं। इस तरह का जहां तहां क्या बन जाता है, ये सब पॉट होल है, बना लीजिए। अब यहां गड्ढा करके तो दिखाएंगे नहीं हम, कंप्लीट हो गया। बन गया फोटो, बस कंप्लीट हो गया। अब लिखिए हिमनद से निर्मित स्थलाकृतियां, ग्लेशियर टोपोग्राफी। अब हेडिंग डाल दीजिए ग्लेशियर टोपोग्राफी, हिमनद से निर्मित स्थलाकृतियां, ग्लेशियर टोपोग्राफी। टोटल कितना आकृति हम लोग पढ़ लिए होंगे? नदी, पवन और भूमिगत जल मिला के कितने स्थलाकृति पढ़े होंगे? 30-35 के आसपास, है ना। हिमनद पढ़ लेंगे तो कुल मिला के 50 आकृति हो जाएगा। हाँ, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मैक्सिमम याद हो गया होगा, जिस तरीके से बताया हूँ याद हो गया होगा ना। बोलिए, अरे ऐसे बोल दीजिए कि हाँ सर लगभग याद हो गया है। जान रहे कि याद आप लोग को नहीं है, लेकिन अजय जी एक बार बोल देना है कि सर हाँ ठीक है सर याद है। पूछेगा तो बताएंगे नहीं सर अभी, लेकिन याद है सर। लिखिए हिमनद,
हिमनद, हिमनद, ग्लेशियर, ग्लेशियर। समझिए बात को पहले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑनलाइन वाले भी सुनिएगा ध्यान से, ये सब एकदम अंदर की बात बता रहा हूं। देखिए, दो तरह का बर्फ होता है, जो आइस होता है, स्नो होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक ऐसा बर्फ जो पहाड़ों में जमा हो, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग आइस कैप, हिम टोपी। जब पहाड़ों में ऐसे ही बर्फ जमा हो तो उसे क्या बोलते हैं? हिम टोपी, आइस कैप, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब बर्फ टूट टूट करके मूवमेंट में आ जाए। मान लीजिए कि बर्फ ऐसे जगह जमा हो, बस जमा हो तो रुका हुआ हो, जैसे टूटा फिसल के नीचे आने लगा। जब उस जमे हुए बर्फ में, उस स्टैटिक स्नो में अगर मूवमेंट आ जाए, टूटने के बाद किसी प्रकार का मूवमेंट आ जाए, तो जो मूवमेंट होगा उस बर्फ का, उसी को बोलेंगे हिमनद, हिम की नदी। जब नदी में पानी न बहे, बर्फ बहे, तो उसे क्या बोलेंगे? हिम की नदी। दूसरी बात। तीसरी बात, जब हिम की नदी बहती है तो उसकी उतनी स्पीड नहीं होती, इसीलिए कभी कभी हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हिमनद है या नहीं, और हम वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उस पर पैर रखते हैं, हम अंदर चले जाते हैं और डूब जाते हैं। आपने सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर में हमारे सैनिक डूब गए थे, 9 सैनिक डूब गए थे, उसमें एक सैनिक को जिंदा बचा लिया गया था। आज से 3-4 साल पहले की बात है। हरमन थप्पा उनका नाम था, पर वो भी दिल्ली आके उनका डेथ हो गया। तो ग्लेशियर आपको दूर से नहीं रहेगा कि वो चल रही है नदी जैसा। ग्लेशियर का स्पीड बहुत कम होता है, तो वो फिसल फिसल के चलते हैं आगे। तो जब बर्फ रुका है पहाड़ों में तो उसे आइस कैप कहते हैं। जब फिसल फिसल के आगे बढ़ने लगे तो उसी को बोलते हैं हिमनद। एक टर्म तो ये हो गया। दूसरा टर्म, एक होता है हिम रेखा। सो रहे हैं क्या? एक होता है हिम रेखा, स्नो लाइन, है ना? ऐसे भी कहते हैं ड्राइवर के सीट के बगल में बैठ के सोना नहीं चाहिए, नींद आने लगता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए जब क्लास में आइए तो कंप्लीटली सो करके आइए, नींद पूरा कर लीजिए, है ना? क्यों पवन जी? लेकिन पवन जी का भाई है कि जगते हैं लेकिन क्लास में सोते नहीं, ये बात सही है। इसलिए आगे बैठते हैं, सही बात है। क्या बोला भैया? कि एक होता है हिम रेखा, स्नो लाइन, ये भी हम पढ़ाए हुए। जो मेरा पहला क्लास से क्लास कर रहा होगा उसे पता होगा हिम रेखा किसको बोलते हैं, स्नो लाइन किसको बोलते हैं। संतोष जी, अजय जी, पुराने में नजर दौड़ा रहा हूं तो यही दोनों दिख रहे हैं, और कोई पुराने? अच्छा, आप भी हैं। स्नो लाइन किसको बोलते हैं? हैं? इधर कोई पुराने? और तुम भी हो पीछे पीछे। स्नो लाइन किसको बोलते हैं? पढ़ाया तो है, नहीं याद है। और कोई पुराने? वाह वाह, आप कुछ परिभाषा आप तो बता नहीं रहे आप। वाह, मोटा मोटी आप सही बताए। एक्चुअली किसी भी हिम रेखा यहां भी हो सकता है, मिशन 50 के ऊपर भी हिम रेखा होगा। ऐसा रेखा किसी भी स्थान पर, वह रेखा जिसके बाद बर्फ मिलना शुरू हो जाए, उस रेखा को क्या बोलेंगे? पढ़ाए थे ना कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान कम होने लगता है, प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री। तो यहां भी ऊपर हम लोग जाएंगे तो एक समय आएगा जहां से हमको बर्फ मिलना, टेम्परेचर 0 हो जाएगा, बर्फ मिलना शुरू हो जाएगा। वह मिनिमम हाइट जहां से बर्फ मिलना शुरू हो जाए, उस हाइट को ही, उस थ्रेशोल्ड हाइट को ही क्या बोलते हैं? हिम रेखा। अब बताओ, जहां गर्मी ज्यादा होगी और जहां ठंडी ज्यादा होगी, हिम रेखा सबसे अधिक ऊंचाई पर कहां मिलेगा? जहां ठंडी ज्यादा होगी वहां ज्यादा ऊंचाई पर मिलेगा हिम रेखा, या जहां ज्यादा गर्मी होगी वहां ज्यादा ऊंचाई पर मिलेगा हिम रेखा? अब बोल दिए मिलके सब लोग। गर्मी वाला कौन कौन सहमत है? ज्यादा ऊंचाई पे मिलेगा हिमरेखा गर्मी वाले जगह पर कौन कौन है? बहुत कम लोग हाथ उठाए हैं। अच्छा,
और जाड़ा में कौन कौन सहमत है? गर्मी में सही है। गर्मी, अरे भैया जहां गर्मी ज्यादा होगी बहुत ऊपरे जाएंगे तब तो बर्फ मिलेगा जी। तो ज्यादा ऊंचाई पे कहां मिलेगा? जहां गर्मी ज्यादा हो। और ठंडी जहां वहां तो कम ऊंचाई पे मिल जाएगा। यानी पूछा जाए गर्मी के दिनों में ज्यादा ऊंचाई पे मिलेगा हिमरेखा की, जाड़ा के दिनों में? गर्मी के दिनों में, गर्मी में ज्यादा ऊंचाई पे मिलेगा और जाड़ा में पहले ही टेम्परेचर यहाँ कम है तो बहुत कम ऊंचाई पे मिल जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा पे ज्यादा ऊंचाई पे मिलेगा हिमरेखा, इक्वेटर पे मिलेगा कि पोल पर? कौन कौन सहमत है? विषुवत रेखा पे कौन कौन है सहमत? 50% लोगों ने हाथ उठाया है। अब पोल पर? हाँ, वहां ठंडी पहले ही से है भाई। आंसर होगा इक्वेटर, है ना। इसका मतलब आप लोग हिम रेखा भूलिएगा, परीक्षा में आएगा। बीपीएससी के तो औकात नहीं है हिम रेखा पूछने का, ये यूपीएससी की औकात है। वो पूछेगा यूपीएससी कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट से उत्तर दें। सुनो, यूपीएससी पूछेगा नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, दिए गए कूट से उत्तर दें। पहला कोटेशन देगा कि विषुवत रेखा से पोल की ओर जाते हुए हिम रेखा की ऊंचाई घटती जाती है। दूसरा आंसर देगा कि गर्मी के दिनों की तुलना में ठंडी के दिनों में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक होती है। कौन से? केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला में क्या बोले थे? हिम रेखा की ऊंचाई घटती जाती है। और दूसरा में बोले कि गर्मी की तुलना में जाड़े में हिम रेखा ज्यादा ऊंचाई पे होता है। ये गलत है। क्लियर है? रियल बात बीपीएससी में यहां तक सवाल नहीं पूछता, वो ज्यादा पूछे सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। रियल बात है, पेपर देख लीजिए आप। झूठ बोले तो प्रियरी घास का मैदान कहाँ है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है। बीपीएससी में 90 क्वेश्चन ऐसा ही रहता है। और आप उस पेपर से क्या कर रहे हैं? भयानक डर के मारे ग्रसित है, क्या होगा पता नहीं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना हो तो आज जाइएगा, पेपर देख लीजिएगा। अगर हम मेरे बातों में थोड़ी सी झूठ है कि सर बीपीएससी बहुत कठिन क्वेश्चन पूछता है, भ्रम में आप पढ़े हैं, तो आज पेपर बीपीएससी का पिछले 66वीं वाला निकाल लीजिएगा और गिनिएगा कितना क्वेश्चन उसमें फैक्ट है, तो पता चला 120 क्वेश्चन तो फैक्टे है और दो चारे कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन उसमें है ना। हम फैक्ट बोल रहे हैं, आसान नहीं बोल रहे हैं। आपको जो नहीं आता वो आज से कठिन है। हम जैसे पिछले बार पूछ लिया कि CO में कौन सा बॉन्ड है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन सा बॉन्ड है, ये सामान्य क्वेश्चन नहीं है। ये +2 में साइंस के मास्टर इसमें गड़बड़ा जाएगा अगर बढ़िया से ना पढ़ा होगा तो। अगर H2O में बॉन्ड पूछ ले तो वो आसान है, H2O का बॉन्ड पूछ ले तो आसान है, लेकिन CO का बॉन्ड उतना आसान नहीं है। तो भैया ये भी तो फैक्टे में आएगा, लेकिन कठिन है, नहीं आता आपको तो। हमको भी नहीं पता था तो अंदाज में लगाए थे, सही हो गया था अलग बात है। जो भी बॉन्ड हुआ, हम केमिस्ट्री के मास्टर नहीं है, हम भूगोल के मास्टर, इसलिए मुझे नहीं पता कौन सा बॉन्ड है। हो गया? हाँ लिखिए आगे। चलिए नेक्स्ट। हो गया, समझ में आ गया? ये 3 बात समझे। क्या क्या समझे? हिम रेखा, हिमनद और आइस कैप, तीनों समझ गए। अब सुनिए, ये जो हिमनद से निर्मित स्थलाकृतियां हैं वो 3 क्रिया से बनता है। जैसे नदी 3 क्रिया करती थी, अपरदन, परिवहन और निक्षेपण, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। उसी हिमनद भी 3 प्रकार की क्रियाएं करती है, अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। लेकिन हिमनद को काम करने के लिए 3 कंडीशन चाहिए। जैसे कल बताया था, भूमिगत जल वहीं बनेगा, भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृति वहीं होगी जहां के चट्टान घुलनशील हो, जहां के चट्टान घुलनशील हो, चूना प्रधान हो या नमक प्रधान हो, बताया था ना कल। उसी तरह से हिमनद निर्मित स्थलाकृति वहीं बनेगा जहां पहाड़ का ढाल काफी तीव्र हो, काफी स्टीप स्लोप हो। मध्यम ढाल पे इस तरह की आकृति नहीं बनेगा। यानी कि हिमनद से निर्मित स्थलाकृतियां वहीं पाई जाएंगी जहां पहाड़ का ढाल तीव्र हो, पहाड़ का ढाल स्टीप स्लोप हो, मतलब कि खड़ा ढाल हो। पहला कंडीशन। दूसरा, जिस हिमनद से स्थलाकृति बनने जा रहा है उसके अंदर बर्फ की मात्रा काफी ज्यादा हो, बर्फ की मात्रा काफी ज्यादा हो। तीसरा कंडीशन, जिस बर्फ से, जिस हिमनद से स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है उस हिमनद का टेम्परेचर बाकी हिमनद की तुलना में थोड़ा ज्यादा हो। 3 कंडीशन। हिमनद निर्मित स्थलाकृतियां कहां बनेंगी, किस कंडीशन में बनेंगी, पूछा जाए परीक्षा में तो क्या बताएंगे? 3 कंडीशन। पहला, जिस पहाड़ में वो बन रही है वहां का ढाल तीव्र हो,
दूसरा उसमें हिम की मात्रा ज्यादा हो, और तीसरा टेम्परेचर ज्यादा हो, तब ना वो पिघलाएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ेगा तो फिर कुछ बनेगा। क्लियर है? तो अपर्दन से कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है उसका एक लिस्ट बना ले पहले हम, उसके बाद करेंगे काम। देखिए नंबर 1 लिखिए, यू आकार की घाटी। नदी में क्या बनता था? भी आकार की घाटी, इसमें बनेगा यू आकार की घाटी। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कंफ्यूज कर देता है कि यू आकार की घाटी किससे बनता है। हम घाटी देखे, नदी मार दिए, तो घाटी में वी आकार की घाटी पूछे तब नदी, यू आकार पूछे तो इसको रटने की जरूरत है भाई। बर्फ का बेस कैसा होता है? चौड़ा। नदी तो धारा है पानी का, तो पतला काटेगी तो भी बनेगा। बेस चौड़ा है तो चौड़ाई बेस में बहेगी, तो पूरा एक चौड़ाई में काटेगी। ये पूरे जमीन के तली को कैसे काटेगी? चौड़ाई में। बर्फ का टुकड़ा ऐसे बह रही है तो क्या करेगी भैया? ये पूरा बेस से काटेगी, तो क्या बनेगा? भी शेप की यू शेप? यू शेप, यू आकार की घाटी। दूसरा लिखे लटकती घाटी, हैंगिंग वैली। अंग्रेजी में इसको लिखे यू शेप वैली। यू आकार घाटी को अंग्रेजी में क्या लिखेगा? और लटकती घाटी को क्या बोलेगा? हैंगिंग वैली। हम बताएंगे कैसे बनता है लटकती घाटी। तीसरा हिम सोपान। हिम सोपान, स्नो टेरेस। स्नो टेरेस मतलब सीढ़ी होता है जी, छत भी होता है टेरेस का मतलब। नहीं, टेरेस पे चलते हैं आजकल। शहर के लोग छत नहीं बोल रहे हैं, पड़ोसी कहीं ये ना समझ रहे कि गांव से आए हैं। अच्छा, अपना गेहूं अब टेरेस पे क्यों नहीं सुखा लेते जो बालकनी में सुखा रहे हैं, है ना? तो आजकल टेरेस, महिलाएं गांव से आई हैं, वही हैंडल वाला पॉपकॉर्न। ओ माय गॉड, कितना रौदा है। तो आजकल चल रहा है सब मिक्सर वाला अंग्रेजी पटना में। शहरी बनने के चक्कर में न तो लालू प्रसाद रह पाते हम, न तो ट्रम्प बन पाते हम। क्यों जी? स्नो क्या? टेरेस। चौथा, अब किसी पे हम कमेंट नहीं कर रहे भैया, कौन बोलता है आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आइए, अगला लिखो। अगला, अच्छा, सर्क। अगला लिखो सर्क। अगला लिखो सर्क। सर्क, सर्क अंग्रेजी में भी अंग्रेजी लिखा हूं जी, सर्क। इसको हिंदी में बोलते हिम गह्वर। हिम गह्वर, हाँ गह्वर। गह्वर माने घर होता है। वाह, सही है, वाह कितना बढ़िया बात है। गह्वर मतलब एक गुफा टाइप का घर, ऐसा घर जो गुफा जैसा दिखे उसको क्या बोलते हैं? गह्वर। पांचवा, ये भी कुछ ऐसा ही बनेगा इसलिए लिखा हो, सही बोला आपने। अगला लिखिए, नेक्स्ट अगला लिखिए भैया हॉर्न। अगला नाम लिखिए भैया हॉर्न। हिंदी में बोलेंगे श्रिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे? श्रिंग। हॉर्न को हिंदी में क्या बोलेंगे? श्रिंग। श्रिंग माने सिंह। श्रिंग हो गया संस्कृत में, और सिंह हो गया उसका बिगड़ा हुआ भाषा। तत्सम हो गया श्रिंग, और तद्भव हो गया सिंह। श्रिंग लिख लीजिए। अगला लिखिए अरेट। अगला लिखिए अरेट। अरेट। अगला लिखिए कॉल। अगला लिखिए कॉल। अरेट के बाद लिखिए कॉल। याद है आप लोगों को जब हम पढ़ा रहे थे हिमालय के दर्रा, पासेज ऑफ हिमालय, तो बोलते पास को हम लोग कॉल भी कहते हैं। बताए थे इंदिरा कॉल। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल। तो कॉल माने क्या? बुलाना नहीं, कॉल का मतलब पास। CALL होता है बुलाने वाला कॉल, ICOL होता है इंदिरा कॉल वाला कॉल। अभी कॉल क्या है मैं बताऊंगा। कॉल के बाद नंबर 8
8 पे लिखिए, 8 पे लिखिए वर्ग श्रृंड, वर्ग ऐसा ऐसा नाम है, श्रंड, वर्ग श्रंड, वर्ग श्रंड, फॉरेस्ट बेजिंग, नहीं फॉरेस्ट नहीं भैया, सॉरी, फ्रॉस्ट, फॉरेस्ट बेजिंग, बेजिंग डी साइलेंट होता है। अगला लिखिए हिम्स हो गया, रॉस मुटाने, अगला लिखिए रॉस मुटाने, रॉस मुटाने, इसी को बोलते हैं भेड़ पीठ सैल, भेड़ पीठ सैल, रॉस मुटाने, ROSMUTTANE, रॉस मुटाने। अंग्रेजी में भी रॉस मुटाने लिखते हैं, लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं भेड़ पीठ सैल, कोई दिक्कत नहीं है। अगला नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए तली पात्र, तली पात्र, तली पात्र, अगला लिखिए इसको बोलते हैं सरफेस लेक, सरफेस लेक बोलते हैं इसको, छोटा छोटा झील बन जाता है। नेक्स्ट आइए फ्योर्ड, अगला लिखिए फ्योर्ड, नाम सुना होगा फ्योर्ड। उसके बाद लिखिए हिमोड, हिमोड अंग्रेजी में भी बोलते हैं फ्योर्ड, हिमोड को बोलते हैं टील, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टील, टील। हो गया टील, सबका लिखा गया, कितना नाम हुआ, बहुत सारा नाम हो गया, अभी बचा हुआ है। अगला लिखो ड्रमलीन, 12 हो गया ना, 13 में लिखो ड्रमलीन, ड्रमलीन, 14 में लिखो, 14 में लिखो केम, ड्रमलीन को अंग्रेजी में भी ड्रमलीन, केम। 15 में लिखो सिंदूर, सेंडूर। 16 में लिखो एस्कर, एस्कर। 17 में लिखो मालाकार एस्कर। हमको बताते जाना क्रम से, हम बनाते जाएंगे। लिस्ट तैयार है, मालाकार एस्कर, माला जैसा बन जाता है वो, कुछ लोग को बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा आइसबर्ग कहलाता है। बड़ा सा टुकड़ा क्या होता है, आइसबर्ग। और ग्लेशियर तो कई सारे आइसबर्ग मिलके क्या बनाते हैं, जो ग्लेशियर के अंदर छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको क्या बोलेंगे, आइसबर्ग। हो गया, चलिए मिटाए। यू आकार की घाटी तो समझ गए आप लोग, क्यों बनता है, नदी में बनता है वी आकार की घाटी, इसमें क्या बनता है, यू आकार की घाटी। बना लीजिए फोटो, लिखिए यू आकार, तो हो जाएगा 10-15 मिनट के अंदर हो जाएगा सारा। अभी तो टाइम होगा ना, कितना बज रहा है, 12:30 तक क्लास है, कितना है, हो जाएगा, हो जाएगा। यू आकार की घाटी, क्लियर है, नोट कर लिया। कैसे बनता भी है, क्योंकि आइसबर्ग है तो एक प्लेन में वो काटेगा, जिससे क्या होगा, वी जैसा शेप नहीं बनेगा बल्कि यू जैसा शेप बन जाएगा। हो गया दूसरा। अब आइए, हाँ लटकती घाटी, हैंगिंग वैली, वही बना रहा हूं। रुक जाओ रुक जाओ,
ये मान लो ग्लेशियर है, मान लो ये क्या है, इसमें जहां तहां आके नदियां मिलती हैं। ये सहायक हिमनद है, ये ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर है, ये मेन ग्लेशियर है। ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर जब सहायक ग्लेशियर में आके मिलती है तो दूर से नजर क्या आता है, घाटी लटक रहा है। ऊपर से क्या लगता है भैया, लटकता हुआ दिखाई देता है। जो बनता है घाटी, ऊपर से क्या लगता है, कैसे लटक रहा है, जहां तहां क्या हो रहा है, इसी को बोलते हैं लटकती घाटी। क्या बोलते हैं इसको, हैंगिंग वैली। इसके बाद क्या बताए थे, सुनो, अगर बन गया फोटो बनाओ कोई नहीं, एक आध दो को मिलाओ, 5-7 को सहायक हिमनद क्यों मिलाओगे, बन गया। अब भाई ये बताओ, सब लोग बताइएगा, अगर जहां मिलेगी, जहां सहायक ग्लेशियर आके मिलेगी मेन ग्लेशियर से, वहां ज्यादा कटाव होगा, वहां कटाव ज्यादा होगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा आकृति। जहां जहां ग्लेशियर आके मिला वहां वहां ज्यादा कटाव कर दिया, तो कुछ इस तरह की आकृति बनेगा। अरे इस तरह का शेप बनेगा जी, महसूस कर रहे हो या फिर रट्टा मार रहे हो मेरे कहने से, तो क्या हो गया, रट्टा मार रहे हो, कौन मार रट्टा भाई, आप। भैया जहां ग्लेशियर आके मिलेगा बाहर से, अपने तो ही कटाव करिए रहा था, और ऊपर से कोई ग्लेशियर आके जहां मिलेगा वहां ज्यादा कटाव ना होगा जी, वहां ज्यादा कटाव हो गया, फिर यहां मिल रहा था यहां ज्यादा कटाव हो गया। इस तरह से अंदर में एक सीढ़ी नुमा आकृति बनेगा। समझ रहे हो या फिर रट रहे हो, समझ गया, बोल देना। अच्छा किया, बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि जरूरी है, हम लोग को आदत हो गया यस सर कहने का। समझ में आया, यस सर, नहीं आया यस सर, और नहीं आया तो बोलो कि नहीं सर। और कुछ लोग की आदत होती है कि हाँ, समझ में आया, नहीं आया, अरे इशारा बदल दो, नहीं जी। कुछ दिमाग में आ रहा है कि मतलब सब ऊपर से जा रहा है। चलिए दूसरा, अगला क्या बताए थे, कौन सा, सर्क या हिम गह्वर। देखो देखिए मेरे भाई, अगर ये पहाड़ है, इधर देख लो, बर्फ, हिम की नदी ऊपर से आ रही है, इसी स्लोप से आ रही है, हिम की नदी स्लोप से आ रही है। तो जहां पर ये डायरेक्ट आके गिरेगी नीचे में, पहाड़ के निचले कॉर्नर पे जहां गिरेगी, ऊपर से अकेले नहीं आ रही है, कुछ कंकड़ पत्थर भी लेकर आ रही है। जहां गिरेगी वहां पर ये कुछ ज्यादा गड्ढा करेगी। जहां पर पानी नीचे, वाटरफॉल में भी नदी में देखोगे, जहां वाटरफॉल का पानी गिरता है वहां गड्ढा थोड़ा सा ज्यादा रहता है, आगे पीछे नहीं रहता है, वहां रहता है। लेकिन तो यहाँ पर एक इस तरह का कोई गहरा गड्ढा कर देगा, गह्वर, कमरा वाला जो बताए थे आप, इस तरह से कोई संकीर्ण कमरा नुमा आकृति बन जाएगा, आराम कुर्सी की तरह। कैसा बन गया जी, इस पर पैर फैला लीजिए, बैठ जाइए। आजकल बसों में मिल रहा है, बस वगैरह में ऐसा ही कुर्सी मिलता है, खुल जाता है नीचे से और आराम से आप सो जाइए। लेकिन कुछ काम का नहीं है, नहीं जी। बस का सफ़र कितना भी आराम का हो, कितना ही बढ़िया अंदर सुविधा दे दे, लेकिन 2 से 3 घंटा का सफ़र तो बस से जाइए। लेकिन 6 घंटे से ऊपर का सफ़र अगर है तो बस में, अगर ऑप्शन ट्रेन का है तो बस से मत जाइए, क्योंकि उतरिएगा तो बॉडी में इतना पेन रहेगा आपका, है ना। वो तो ठीक है, आप जाना है तो जाइए, आप जहाँ जाना है। तो दिल्ली भी बस से लोग जा रहे हैं आजकल तो पटना से दिल्ली के लिए बस खोल रही है,
ट्रेन में टिकट नहीं, बस से जाइए, लेकिन दिल्ली तक जाते जाते आपकी हालात क्या होगा बस में वो आप जानते हैं। पूरी रात आपकी बॉडी ऐसे एक्सरसाइज करती हुई जाएगी। नहीं जी, आप कुछ लोग तो कुंभकर्ण होते ही हैं, बस अंदर गए उनकी दुनिया बदल गई। अब वो एकदम सुबह में वो कंडक्टर उठाने आएगा, उतरिएगा गाड़ी धोना है हमारा, बहुत देर दूर से। बोले पहुंच गया का? अच्छा हाँ, उनको कोई मतलब नहीं, हो गया। जब जहाँ गिरेगी आकर के नदी हिमनद, वहाँ ज़्यादा गड्ढा कर देगी, जिससे आराम कुर्सी की तरह एक फोटो बन जाएगा। उस आराम कुर्सी वाले फोटो को ही क्या बोलते हैं? सर्क। सर्क बोलते हैं, हिम गह्वर बोलते हैं, हिम गह्वर बोलते हैं। हो गया, कुछ ज्ञान बढ़ रहा है और बढ़ेगा। हमारे क्लास में आप सीखेंगे, रटेंगे नहीं, क्योंकि मैं फैक्ट पढ़ाता ही नहीं। अब फैक्ट तो कहीं मिल जाता है, फैक्ट का मतलब कचरा, फैक्ट का मतलब कचरा। नेट पे डालिए फैक्ट उपलब्ध है, लेकिन कॉन्सेप्ट नेट पे उपलब्ध नहीं है। या तो कई बार किताब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा वो चीज़, नहीं तो टीचर से पढ़ लेंगे तो कई बार पढ़ेंगे खुद से तब मिलेगा, टीचर से डायरेक्ट मिल जाता है, बना बनाया पका पकाया। हो गया हिम गह्वर। अब नेक्स्ट आइए, बना लिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों कॉर्नर पे बर्फ आके नहीं गिरने लगे, और दोनों कॉर्नर पे इसी तरह से आराम कुर्सी कुछ बन जाए। दोनों कॉर्नर पे क्या बन जाए? आराम कुर्सी। ऐसा हो सकता है। अब गिरते 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 ये नुकीला बच जाए, गिरेगा लगातार तो ये भी तो कटेगा जी। अरे ये रास्ता भी तो कटेगा, ये रास्ता भी तो कटेगा, तो कटते कटते नुकीला सिंह जैसा बच जाएगा, तो कुछ ऐसा फोटो बन जाएगा। क्यों जी, ऐसा फोटो बन सकता है ना? अरे कुछ ऐसा, अरे कटेगा तो क्या एकदम प्लेन काटेगा, एकदम घिस करके एकदम चिकना कर दे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इस तरह से कट के सिंह जैसा बच जाएगा। सिंह जैसा लग रहा है ना ये, इसी को बोलते हैं क्या? हॉर्न या श्रिंग। बोले थे ना जी। वैसे सिंह का अंग्रेजी क्या होता है? गाय भैंस का जो सिंह होता है उसका हॉर्न होता है ना। पता नहीं, मुझे अंग्रेजी थोड़ा मेरी उतना बढ़िया नहीं है, इसलिए बता दीजिएगा। हॉर्न का मतलब सिंह है ना? क्लियर है? समझ में आ गया? होता क्या है, सुनो मेरी बात थोड़ी सी। ये जो सिंह बना हुआ है ना, ये कोई पतला सा सिंह नहीं कि आप उस पर चल जाएंगे तो गड़ जाएगा पैर में। मैंने सुई जैसा सिंह नहीं है कि ऊपर गए तो यहां पर से गिरने लगे वाली बात नहीं, लंबा सिंह है वो। अब सुनिए मेरी बात, एक प्रक्रिया होती है तुषारीकरण। तुषारीकरण का मतलब फ्रॉस्ट। उसमें क्या होता है कि गर्मी हुआ तो जगह जगह क्या होता है कि इसमें कई गड्ढे होते हैं, तो उसमें बर्फ जम जाता है जाड़े के दिनों में, ठंडी बढ़ने पर, और गर्मी आने पर बर्फ पिघल जाता है। तो चट्टानों के बीच में अगर बर्फ घुसा हुआ है तो बर्फ जमेगा तो उसका आयतन बढ़ जाता है। एक बर्फ पानी है, बाकी लिक्विड में दूसरा कंडीशन है। एक वाटर एक ऐसा कंडीशन, सब लिक्विड में क्या होता है, जमने पर उसका आयतन कम हो जाता है और पिघलने पर बढ़ जाता है। लेकिन वाटर में दूसरा है, जमने पर आयतन बढ़ जाता है, पिघलने पर कम हो जाता है। ये बात जानते थे पहले से आप लोग? बाकी लिक्विड में है कि जमेगा तो आयतन कमेगा, वॉल्यूम कम जाएगा, अब पिघलेगा तो बढ़ जाएगा। वाटर में क्या है, जमेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अब पिघलेगा तो कम हो जाएगा। तो भैया बर्फ जम रहा है पत्थरों के अंदर, जम रहा है पिघल रहा है, जम रहा है पिघल रहा है, तो ज्यादा बार ऐसे करेगा तो बर्फ पत्थर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। पत्थर जो जब फ्राइजल हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा, अंत में टूटने लगेगा। तो जगह जगह इस सिंह टूट जाता है, इस सिंह जगह जगह टूट जाता है। तो कुछ इस तरह की आकृति का निर्माण होता है। सिंह में भी कई सिंह बन जाता है। इसको बोलते हैं, इस सिंह को जो इस सिंह निकला हुआ है कई सारा, जब एक श्रिंग हॉर्न तुषारीकरण क्रिया के द्वारा, फ्रॉस्ट प्रोसेस के द्वारा टूट करके इस तरह से कई सारे सिंह में बदल जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं अरेट। क्या बोलते हैं इसको? अरेट। क्या बोलते हैं जी?
अरेट, क्लियर है? ये बीच में जो गैप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कॉल। समझा रहे हो बात? दो अरेट के बीच में जो गैप देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉल। हो गया? अरेट के बाद क्या हो गया भाई? कॉल। क्लियर है? समझ गए बात? उसके बाद क्या था? बर्ग श्रंड, फ्रॉस्ट, वेजिंग। हो गया? अब देखिए, बर्फ का टुकड़ा हिमनद में, जब बड़ा बड़ा बर्फ का टुकड़ा जब ऊपर से चलती है नीचे, तो कभी कभी उस बर्फ के टुकड़े में बड़ा सा दरार आ जाता है। क्या आ जाता है? दरार। बर्फ के जो आइसबर्ग है उसमें क्या आ जाता है बीच में? ऊपर से जब चलता है तो टेम्परेचर के कारण या स्पीड के कारण उसमें बड़ा बड़ा क्रैक आ जाता है। उस क्रैक को ही बोलते हैं बर्गश्रंड। क्या बोलते हैं उसको? हिम के अंदर जो बड़ा बड़ा दरार आ जाता है उसी को क्या बोलते हैं? ये बर्फ है, ये आइसबर्ग है, इसी को बोलते हैं बर्ग। हो गया? नेक्स्ट क्या है? रॉस मुटाने। नेक्स्ट क्या है जी? रॉस मुटाने या भेड़ पीठ सैल। हो गया? बना रहे थे क्या? हो गया, टेंशन मत लीजिए, ज्यादा नहीं है, काम भर हो गया। हो गया? आगे आइए। ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्लेशियर आ रही है ऊपर से, रास्ते में कोई बड़ा सा चट्टान मिल गया, ऐसा हो सकता है, तो ये ग्लेशियर का जो पानी है इस पे चढ़ जाएगा ऊपर। इसको पार करने की ज्यादा मात्रा में ग्लेशियर है भाई, ऊपर से ग्लेशियर आ रही है, ये बर्फ ऊपर से आ रही है, और सामने में कोई बड़ा सा चट्टान मिल जाए, बड़ा सा क्या मिल जाए? चट्टान। तो इसके ऊपर वो चढ़ने की क्या करेगी? कोशिश। इसके बाद वो पार होकर इधर आएगी, पार होकर के इधर आएगी, तो जिधर से वो चढ़ेगी उधर क्या करेगी भाई? ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति का निर्माण करेगी, और जिधर से उतरेगी उधर ज्यादा कटाव करेगी, इसलिए क्या हो जाएगा? चिकना स्थलाकृति का निर्माण होगा। यानी कुछ इस तरह का फोटो बनेगा। कुछ इस तरह का फोटो का निर्माण होगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? देखने में ना लग रहा भेड़ बैठा हुआ है, भेड़ पीठ सैल। क्या बोलेंगे इसको? भेड़ पीठ सैल। दोनों फोटो बना लीजिए। हो गया? क्लियर है? आगे आइए। मिटा नहीं, लास्ट हो गया क्या पेज? वो आज लगता है ज्यादा पेज हम लोग लिखते हैं। चलिए आगे आते, कोई बात नहीं। अब देखिए आगे नेक्स्ट होता क्या कि जो ये हमारा ग्लेशियर है, इसके बीच में जहां तहां छोटा था बड़ा सा पत्थर पड़ा होता है, छोटा बड़ा पत्थर पड़ा होता है। बहुत दिन बाद जब इस रास्ते में ये पत्थर हटता है तो गड्ढानुमा आकृति बन जाता है। क्या बन जाता है? गड्ढानुमा आकृति। उसमें पानी जमा हो जाता है, उसी को बोलते हैं तली पात्र। क्या बोलते हैं उसको? तली पात्र। और कभी कभी बर्फ के स्पीड के कारण, बर्फ के कारण तली पात्र कटता है, कहीं कहीं तली पात्र क्या हो जाता है? कटता है। तो ये बड़ा हो, तली पात्र की लंबाई बड़ा हो जाता है। बीच बीच में बताता हूं, ये ग्लेशियर है, तली पात्र बड़ा बड़ा हो जाता है भाई। अब एक तली पात्र बना, बर्फ निकला, सॉरी वहां से चट्टान निकला तो गड्ढानुमा बन गया, उसको हम तली पात्र कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो चट्टान उखड़ा, गड्ढानुमा बन गया, लेकिन धीरे धीरे
कटाव होते तो लंबा सा इस तरह से बन जाता है, इसको बोलते हैं टॉर्न। क्या बोलते हैं इसको? टार्न या टॉर्न। हो गया? समझ लिया आप लोग? फ्योर्ड क्या है? तट। सुनो, अगला क्या है? फ्योर्ड। फ्योर्ड समुद्र के किनारे का नाम है। समुद्र के जिस किनारे का निर्माण नदी द्वारा होता है उसे बोलते हैं रिया तट। क्या बोलते हैं उसको? कैसे याद रहेगा? रिया। और जो समुद्र के किनारे बर्फ हिमनद से, कुछ ऐसा हिमनद भी होता है, जैसे नॉर्वे में जाएंगे आप, डेनमार्क में जाएंगे तो समुद्र का किनारा बर्फ वाला मिलेगा आपको, हिमनद का किनारा। तो ऐसा समुद्र का किनारा जिसका निर्माण हिमनद से किया जाए उसे फ्योर्ड तट बोलते हैं। फ्रीज से बना फ्योर्ड, ऐसे याद रखिएगा। और रिवर से बना रिया। रस से रिवर, रस से, कभी क्वेश्चन आता है मिलाने के लिए। रिया तट कौन बनाता है? फ्योर्ड तट कौन बनाता है? तो फ्योर्ड फ्रीज हिमनद बनाएगा और रिवर रिया नदी बनाएगी। तो नदी द्वारा समुद्र का जो तट बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? रिया तट। और जो तट हिमनद द्वारा बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? फ्योर्ड। इसको नोट कर लीजिए। समुद्र का वह किनारा, समुद्र का, महासागर का वह किनारा, वह ओशियन कोस्ट जिसका निर्माण, ओशियन कोस्ट फॉर्म्ड बाय रिवर इज नोन एज रिया कोस्ट। अंग्रेजी में भी रिया होता है भाई। ओशियन कोस्ट फॉर्म्ड बाय रिवर इज नोन एज रिया कोस्ट। ओशियन कोस्ट फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर इज नोन एज फ्योर्ड कोस्ट। हिंदी में लिखिए, ऐसा समुद्र तट जिसका निर्माण नदी द्वारा की जाती है उसे रिया तट। ऐसा समुद्र का तट जिसका निर्माण नदी द्वारा होता है उसे क्या बोलते हैं? रिया तट। और जो हिमनद द्वारा होता है उसे फ्योर्ड। याद रहेगा? चलिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और है। अब देखिए, मिटाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समुद्र का किनारा जो नदी द्वारा निर्मित हो, रिया तट। समुद्र का किनारा जो बर्फ द्वारा निर्मित हो उसे फ्योर्ड तट। अब आइए, अगला क्या है जी? हिमोड। देखो, क्या जाना है क्या? ठीक, थोड़ा सा है। अच्छा ठीक है। अब सुनिए, नदी में, हिमनद में, ग्लेशियर में यदि पानी भी मिक्स हो जाए, क्या मिल जाए? पानी। ग्लेशियर थोड़ा आगे बढ़ेगी तो क्या होगी? पिघल जाएगी। ग्लेशियर जब आगे पहुंचेगी तो क्या होगी? धीरे धीरे पिघलने लगेगी। तो रास्ते में देखो, जब तक चट्टानों का जमाव होगा तब उसको नहीं बोलेंगे हम लोग। मिट्टी का जमाव कब होगा? ग्लेशियर में। जब नदी में, ग्लेशियर में क्या हो जाएगा? पानी की मात्रा आ जाएगा, तब ना कीचड़ में बदलेगा। तो क्या होगा भाई? ऐसा कोई भी आकृति जो हिमनद के कटाव के द्वारा लाया गया जो सिल्ट है, सेडिमेंट है, उससे बनाया जाए। हिम को बताया था कल मैंने कि नदी द्वारा जमा किया गया मिट्टी को क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। लेकिन जो हिमनद द्वारा जमा की गई मिट्टी होगी उसे क्या बोलेंगे? हिमोड़। क्या बोलेंगे उसको? हिमोड़। तो हिमोड़ का कॉमन परिभाषा ऐसा मैदान जिसका निर्माण किससे होता है भैया? हिमनद के द्वारा होता है, उसे हिमोड़ बोलते हैं या टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टील। टील। आपसे बस मैच द फॉलोइंग में पूछेगा, क्या बोलते हैं इसको? टील। नेक्स्ट, आदत खराब हो गया हम लोगों का, प्लस दबाइए, अब बदल दीजिए, हो गया टील। अब सुनिए, अगर टील लगातार ये मैदान का जमाव हो रहा है, कुछ ऐसा हो कि सामने में कोई आ जाए रुकावट, हिमनद के मार्ग में कोई रुकावट आ जाए, हिमनद के रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, तो बड़े पैमाने पर जमा हो जाएगा यहीं पर। जब सामने में आगे हिमनद न बढ़ पाए, कोई रुकावट आ जाए, तो इस तरीके से क्या होगा? एक ही जगह पे बहुत सारा चट्टान का क्या हो जाएगा? जमाव हो जाएगा, इस तरीके से मिट्टी का। और इस तरीके से आपका बन जाएगा नाव जैसा, उल्टे हुए नाव की तरह एक आकृति बनेगा। उल्टे हुए नाव की तरह क्या बनेगा? एक मिट्टी के पत्थर के जमाव से उल्टे हुए नाव की तरह आकृति बनेगा।
जब हिमनद के मार्ग में क्या बच जाए, एक रुकावट आ जाए तो इसको बोलते हैं ड्रमलीन। इसको क्या बोलते हैं हम, इसी को ड्रमलीन। क्या बोलते हैं भैया, ड्रमलीन। हो गया भाई, ड्रमलीन समझ में आ गया। अगला क्या लिखवाए थे, केम। केम बाद में करेंगे, इसके बाद पहले कुछ पहले करा देते हैं। केम के पहले एस्कर। एस्कर केम से पहले कर लीजिए एस्कर। देखो ऐसा भी तो होगा कि हिमनद की स्पीड अंतिम में बढ़ जाए, ज़्यादा पानी पिघल जाएगा, हिमनद ज़्यादा पिघल जाएगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मिट्टी का जमाव कुछ इस तरीके से हो जाए, लंबा, मिट्टी का जमाव इस तरह से लंबा हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, एस्कर। एक लंबाई में, एक लेंथ में जब ऐसे उल्टे हुए अंडे के एक जगह पर जमा ना, ढेर की तरह जमा हो जाए तो ड्रमलीन, और लंबा इस तरीके से जमा हो जाए बालू और पत्थर, तो उसे क्या बोलते हैं, एस्कर। इस तरह से मान लो कि ऐसा होगा कि एस्कर बना और कुछ दूर पर जाकर के इसका कुछ मिट्टी यहाँ जमा हो गया, फिर एक और एस्कर बना, फिर मिट्टी जमा हो गया, फिर एक और एस्कर बना, मिट्टी जमा हो गई, इसको बोलते हैं मालाकार एस्कर। क्या बोलते हैं इसको, मालाकार एस्कर। ठीक है, जब लंबाई में जमा हो तो क्या बोलेंगे, एस्कर। और जब कई सारा एस्कर इस तरह से बन जाए सीक्वेंस में तो क्या बोलते हैं इसको, मालाकार एस्कर। बनाइए। केम और सेंडूर बच गया ना। अब क्या बच गया जी, केम और सेंडूर। अब प्लस दबाने से मिटेगा ही नहीं, मिटाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जाने दीजिए, अंतिम है, मिटा ही देंगे। अब उतना ज़्यादा टेक्निकल में हमको मत उलझाइए, हम टेक्निकल चीज़ में छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करते, हमको पता है कि कुछ गड़बड़ा देंगे मामला। हमको उतना ज्ञान ही नहीं है। अब अगर लग गए मन से तो काम गड़बड़ाना तय। अब आइए लास्ट, केम और सेंडूर। केम एक तरह से कल नदी में आपने क्या पढ़ा, डेल्टा। कल नदी में क्या पढ़ा आपने, डेल्टा। उसी तरह से क्या होता है कि जहां पर अंतिम स्थिति में, हिमनद की अंतिम स्थिति में क्या होता है, बहुत भारी मात्रा में मलबा का जमा हो जाता है, सिल्ट का जमा हो जाता है, बालू का, कंकड़ का, पत्थर का। क्योंकि हिमनद में मिट्टी कम रहेगा, ज़्यादातर कंकड़, बालू, पत्थर रहेगा, जमा हो जाता है। तो क्या होता है कि हिमनद भी कई भागों में बढ़ जाता है। कल आपको पढ़ाया था वितरिका, नदी में क्या पढ़ाया था आप लोगों को, वितरिका। वितरिका आप याद है ना, कल बताया था कि जहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है, डेल्टा का जहाँ निर्माण होता है वहाँ नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है, नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है। वैसे हिमनद भी कई धाराओं में बढ़ जाती है। इसी को बोलते हैं केम डेल्टा या केम, केम या केम डेल्टा, केम डेल्टा, केम डेल्टा, केम डेल्टा। और सेंडूर क्या होता है, सेंडूर क्या होता है भाई, अंतिम बन गया ना केम डेल्टा। सेंडूर क्या होता है, अंतिम स्थिति में क्या होता है ना कि इतना ज्यादा गाद हो जाता है, बालू, पत्थर, मिट्टी हो जाता है कि जगह जगह क्या, सुन लो, हिमनद आ रही यहां से, अंतिम में इतना ज्यादा मिट्टी हो जाता है कि जगह 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 गड्ढा का निर्माण हो जाता है। गड्ढा, गड्ढा मिट्टी के द्वारा कटाव, जो बालू या पत्थर जो लाया जा रहा है हिमनद के द्वारा, उस बालू के द्वारा जगह जगह क्या किया जाता है, डेल्टाई प्रदेश में अंतिम जहां पर हिमनद अंतिम हो रहा है वहां जगह जगह एक पतला पतला गड्ढा का निर्माण करती है, कटाव हो जाता है, जो घाटी जैसा दिखता है। कैसा दिखता है, घाटी जैसा। इसी को बोलते हैं सेंडूर। क्या बोलते हैं इसको, सेंडूर या सेंदूर, जो भी लिखिए, सेंडूर। हो गया, बस इतना से काम हो जाएगा आपका। तो हम आते हैं आगे कुछ और विषय लेकर, इकोनॉमिक सर्वे और बजट लेकर आते हैं, और बीच बीच में कुछ ऐसा भूगोल की बातें याद आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो हम पूछा भी करेंगे, लिखवाया भी करेंगे। कुछ नया आ जाएगा तो लिखवा देंगे, अब पुराना मन में आ गया तो पूछ लेंगे, ठीक है। बाकी हमारे तरफ से आपको क्या हो गया, यूपीएससी लेवल का भूगोल, एक दो चार पॉइंट अगर और जोड़ दे तो हो जाएगा, लेकिन
अबाउट आपको 95% भूगोल क्या हो गया, यूपीएससी लेवल तक का खत्म हो गया। समझ आ रहा है बात। बीपीएससी में तो बोल ही दिए थे कि 4 दिन पढ़ा देंगे तब भी 10 में से 12 में से 10 लौट जाएगा, इसमें क्या है। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद। हम हमेशा आपसे मिले चाहे ना मिले, हम हमेशा आपको अपनी शुभकामनाओं में शामिल करते रहेंगे। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, खाएं पिएं मस्त रहें, और भूगोल आपको कभी तकलीफ न दे। अगर कोई ऐसा लगता हो कि भूगोल का कोई चैप्टर तकलीफ दे रहा है तो हम आपके लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे, यदि मेरे पास फुर्सत हो।